हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सीपी सिंह हाई फाई इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो अगर आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं तो आपको हाफिज़ली एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आइए शुरू करते हैं। इस सैम्पल क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज आर। एक सीरीज गिवन है हमें 25, 36 एंड 49। इसमें हम देखेंगे कि क्या सीरीज बन रही है। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, जैसे 25 है, 36 है, 49 है। 25 स्क्वायर होता है 5 का, और 36 स्क्वायर है 6 का, और 49 स्क्वायर है 7 का। इसी तरह से नेक्स्ट टू टर्म जो होंगे वो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर होंगे। तो 8 का स्क्वायर हुआ 64 और 9 का स्क्वायर हुआ 81। तो नेक्स्ट टू टर्म आपके हो जाते हैं 64 एंड 81। ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ए। 64 एंड 81 आर द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी यही पूछा है, नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर। इस जो सीरीज गिवन है आपको, इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। सीरीज है 12, 4, फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड 12, थर्ड 36। तो इसके लिए हम आ जाते हैं फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जो पहली टर्म 4, दूसरी 12, तो दूसरी टर्म जो मिल रही है हमें वो पहली टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करके मिल रही है, और जो थर्ड टर्म मिल रही है हमें वो सेकंड टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से हमें जो फोर्थ टर्म मिलेगी वो थर्ड टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जो हमें फिफ्थ टर्म मिलेगी वो फोर्थ टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारी जो फोर्थ टर्म आ रही है 36 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 108, और जो फिफ्थ टर्म है वो 108 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 324 आ रही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इसमें 108 एंड 304, दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर। एक सीरीज गिवन है इसमें भी, और इसमें हमें पता करना है इसकी नेक्स्ट टू टर्म। जैसे 4 है, 8 है, 16 है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट टू टर्म क्या होंगी। कैसे देखेंगे, इसके लिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि जो 8 है, और फिर पहले फर्स्ट टर्म 4, फिर 8, फिर 16। जो 8 मिला हमें वो फर्स्ट टर्म से 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिला। मतलब फर्स्ट टर्म को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल जाती है, और सेकंड टर्म को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें थर्ड टर्म मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगी। इसी तरह से फोर्थ टर्म को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 एंड 64। तो 32 एंड 64 हमें गिवन है इन द ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें यही इस तरह का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर। इसमें नेक्स्ट टर्म में देखना है, सीरीज है 1, 5, 11 एंड 19। क्या है 1, 5, 11 एंड 19। तो इसमें हम देखेंगे ये कि जो हमें फर्स्ट टर्म है वो 1 है। फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो 4 का है, और जो थर्ड टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में जो डिफरेंस है वो 6 है, और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में जो डिफरेंस है दैट इज द 8। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द 10। तो 10 ऐड करने पर हमें वो मिल जाएगा।
और इसी तरह से जो फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म में डिफरेंस होगा दैट विल बी द 12, तो वो डिफरेंस होगा 12। तो हमने 29 में अगर 12 ऐड करेंगे तो हमें 41 मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 29 एंड 41। तो इसका हमारा जो डी ऑप्शन है 29 एंड 41 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज एन। तो जो ओड नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा ही ओड होता है, तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओड नंबर। ओड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज बी एन ओड नंबर, वो हमेशा ही ओड नंबर होगा। इस तरह से हमें ये 5 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Now we are going to take the next question, the question number 6. Digit in ones place of the cube of 38। 38 की क्यूब में जो उसकी वंस प्लेस पे क्या डिजिट आएगी ये देखना है। तो ये देखने के लिए हम आ जाते हैं डिजिट इन वन प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 38 इज, अगर हम इसका क्यूब करेंगे 38 इंटू 38 इंटू 38 करके निकालेंगे, लेकिन इसके वंस प्लेस पे क्या है 8 की हम क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब आता है 512। तो जो 8 के क्यूब में वंस प्लेस होगा दैट विल बी द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 38। वही डिजिट 38 के क्यूब में वंस प्लेस पर होगी। तो इस करेक्ट ऑप्शन है इसका 2। क्या है करेक्ट ऑप्शन 2। तो इसका ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दैट इज 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर बी ऑलवेज। अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं हम तो वो हमें हमेशा ही पॉजिटिव मिलता है। तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग डिविजिबल बाई 3। इनमें कौन सी डिजिट 3 से डिवाइड होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो भी डिजिट 3 से डिवाइड होगी उसके हम डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। जैसे 313 है, 313 की डिजिट्स को हमने ऐड किया, 3 + 1 + 3 = 7 आया। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता। 7 अगर 3 की टेबल में आता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता, और ये 7 नहीं आता तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर कौन सा नंबर है, तो इसमें हम देखते हैं। इसी तरह से फिर हम पहुँचते हैं, सारे नंबर को देखेंगे। इसमें एक नंबर है 4266। तो 4266 को अगर हम ऐड करते हैं इसकी डिजिट को, 4 + 2 + 6 + 6 दैट इज द 18 इज डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा, 4266 इज डिविजिबल बाई 3। क्यों, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स इज 18। इसके डिजिट का सम 18 है और जो 3 की टेबल में आता है और 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 है वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन 7x = 49² - 42²। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे 7x = 49² - 42²। तो ये a² - b² का फॉर्मूला मीन्स a + b और a - b हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो 49 और 42 को ऐड करने पर जो हमें मिलता है दैट इज द 91, और माइनस करने पर मिलता है 7। तो ये 7x = 91 × 7। 7 को हम इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है x = 91। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द 91। तो इसमें देखिए वैल्यू ऑफ x 7x = 49 - 42²। यहाँ पर 89 दिया गया है, यहाँ पर 7 0 नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर ये कोई भी इससे ऑप्शन नहीं मिल रहा, 91 नहीं है इसमें, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। प्रोडक्ट आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये एक फॉर्मूला भी है जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। स्क्वायर ऑफ -3/4, तो जैसे -3/4 का आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर जब करते हैं तो इसे 2 टाइम्स लिखते हैं मल्टीप्लाई में, तो -3/4, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 4 जा 16, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9/16। तो 9/16 प्लस का देखेंगे, ये ए ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, दैट इज द 360 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we are taking question number 13, that is a quadrilateral in which both diagonals are equal and they bisect each other। ऐसा quadrilateral जिसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इनमें हम नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं जो रेक्टेंगल होता है इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है रेक्टेंगल। क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, रेक्टेंगल। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्वाड्रिलेटरल विच इज इक्वी एंगुलर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी एंगल इक्वल होते हैं बट नॉट इक्विलेटरल, लेकिन सारी साइड इक्वल नहीं होती, तो ऐसा ऑप्शन भी रेक्टेंगल ही होता है। क्यों होता है, जैसे ये एक फिगर है, इसमें ये रेक्टेंगल की फिगर है, इसके सारे एंगल आपस में इक्वल हैं ये, लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड है वो तो इक्वल होती हैं लेकिन सारी साइड इक्वल नहीं होती, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेक्टेंगल विच इज इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। ये इक्वी एंगुलर होता है लेकिन इक्विलेटरल नहीं होता, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो गया 14 का रेक्टेंगल। क्या हो गया, रेक्टेंगल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आता है आपका अ क्वाड्रिलेटरल विथ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज कॉल्ड। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स के दोनों पेयर आपस में इक्वल होते हैं, तब उस क्वाड्रिलेटरल को आप किस नाम से जानते हैं। तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है काइट। काइट में जो एडजेसेंट साइड होती हैं, एडजेसेंट साइड का मतलब आपस में जुड़ी हुई जो साइड होती हैं वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो ये इसका एक पेयर ये ए बी और ए डी आपस में इक्वल है और बी सी और सी डी आपस में इक्वल है, तो वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड के दोनों पेयर आपस में इक्वल होते हैं उसे आप काइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, काइट के नाम से, तो इसका ऑप्शन काइट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री 120 डिग्री 90 डिग्री एंड x, देन द वैल्यू ऑफ x। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें इसके सारे एंगल जो 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल 360 रखेंगे, इनको ऐड करेंगे 100 120 प्लस 90 310 हो जाएगा, प्लस x इक्वल 360, x इक्वल 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो यहाँ फोर्थ एंगल ऑफ द
क्वाड्रिलेटरल इज 50 डिग्री। तो ये आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, 3 angles of a quadrilateral are 75 degree, 105 degree, 85 degree, then fourth angle of a quadrilateral will be। ये भी सेम उसी प्रोसीजर में होगा जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 16 हुआ था। हम ऐड कर लेंगे 75 प्लस 105 प्लस 85, और इसका जो हमें सम मिलता है ये यहाँ पर देखते हैं हम। इसका जो सम मिल रहा है हमें ये 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस x इक्वल 360, तो ये 265 डिग्री आता है। और x की वैल्यू निकालने के लिए हम 360 से 265 माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 95 डिग्री। तो जो फोर्थ एंगल होगा क्वाड्रिलेटरल का उसकी मेजर होगी 95 डिग्री। तो आप इसका आंसर 95 डिग्री लगा सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज 95 डिग्री। अगर ये आपको MCQ में मिलता है तो इस तरह से मिल जाएगा, अदरवाइज आप सॉल्व करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 80 डिग्री देन इट्स एडजेसेंट एंगल विल बी। तो इसका पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम आप जानते हैं इस फॉर्म में होता है ऐसे। तो इसमें एक एंगल 80 डिग्री है, तो दूसरा एंगल पूछा है इसका एडजेसेंट एंगल। इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। कितना होता है? 180। 180 से 80 माइनस कर दो तो हमें इसका सेकंड एंगल मिल जाएगा, दैट इज द 100 डिग्री। तो ये सेकंड एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। आप इसका दूसरा एंगल पता कर सकते हैं इस तरह से। अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 80 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, और x प्लस 80 इक्वल 180, x इक्वल 180 माइनस 80 डिग्री, x इक्वल 100 डिग्री। इस तरह से आप इसका एडजेसेंट एंगल फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। विद एंगल्स 130 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म्ड और नॉट। क्या इन एंगल से क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है या नहीं? तो हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि इन गिवन एंगल्स का सम 360 है या नहीं। अगर 360 आता है सबका सम, तब तो आप कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म्ड, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो सकता है। और 360 से कम आए या 360 से ज़्यादा आए तब आपका ऑप्शन होगा कैन नॉट बी फॉर्म, इसे फॉर्म नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो अब हम इन्हें ऐड करके देखते हैं। तो जब हम ऐड करते हैं एंगल्स को तो आता है 130 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री, और इन सबको ऐड करने पर आता है 360 डिग्री। तो हम चूँकि सम ऑफ एंगल से 360 डिग्री, देयरफॉर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म्ड। इसलिए हम क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इन एंगल से। और नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फिगर है क्वाड्रिलेटरल की जिसके मिड पॉइंट्स आपको गिवन हैं, और उसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो कौन सी फिगर बनेगी? रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा? तो इसके लिए हम देखते हैं एक फिगर ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसके मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के, AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और AD का S। अब हमने इन्हें मिला दिया PQRS, इस तरह से मिला दिया तो एक फिगर बनी। तो ये जो फिगर बनती है ये हमेशा पैरेललोग्राम की फिगर होती है, जो मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनती है। कौन सी फिगर बनती है? हमेशा पैरेललोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड? अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21, कॉमन फैक्टर ऑफ। ये जो नीचे हमें कुछ नंबर्स गिवन दिए गए हैं, इनमें हमें पता करना है कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर पता करने के लिए हम कैसे पता करते हैं कॉमन फैक्टर, ज़रा देखते हैं एक मिनट। इसके लिए हमारे पास इस तरह से है, जैसे पहला नंबर है 3a² b, इसके फैक्टर कर लेते हैं 3 × a × a × b ×
बी। फिर है 9ab, तो 3 इंटू 3 a इंटू बी। और फिर है 12 a स्क्वायर बी, तो 12 की फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और a स्क्वायर के a इंटू ए और b आ गया। इसी तरह से 15 a क्यूब बी क्यूब, तो 15 के लिए 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू ए इंटू ए बी इंटू इंटू बी इंटू बी। तो इसमें देखो जो सब में आ रहा है, तो एक तो 3 सब में आया है, एक a सब में आया है और b सब में आया है। एक एक बार a और b आए हैं सब में, तो हम लिख लेते हैं जो सभी में है 3 इंटू ए इंटू बी। तो 3ab इज द कॉमन फैक्टर। क्या हो गया कॉमन फैक्टर? 3ab। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3ab इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ 24x³ y² डिवाइडेड बाई 6x² y। अगर ये नंबर 24x³ y² डिवाइड होता है 6x² y से, तब इसका आंसर क्या होगा? तो इसे हम सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो हमने डिवाइड करना है 24x³ y² को किससे? 6x² y से। तो हमने जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर लिख लेते हैं और जिससे डिवाइड करना है उसे नीचे लिख लेते हैं। इस तरह 6 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स 6 4 जा 24। और जो x की पावर है ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाती है। इसी तरह से y की पावर ऊपर 2 है नीचे 1 है, माइनस कर दी, तो हमें आंसर मिल रहा है 4x⁴ एंड y⁴ 1। तो इसका आंसर आया 4xy। तो 4xy इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 23 इज द 4x = x + 6 द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे। तो इधर कैसे लाएंगे? जैसे ये क्वेश्चन है 4x = x + 6, तो x को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया आपने, इसे LHS में ले आए, तो 4x - x इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर कौन रह गया? 6 रह गया। तो 4x से 1x माइनस किया तो क्या बचेगा? बचेगा 3x। क्या बचा? 3x = 6। तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को अपॉन में ले आएंगे और 3 2 जा 6, तो x = 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया 2। अब एक स्टेटमेंट है, देयर आर सम स्टूडेंट्स प्लेइंग इन ए ग्राउंड। कुछ स्टूडेंट ग्राउंड में खेल रहे हैं और 10 स्टूडेंट्स आर इन क्लास, और 10 स्टूडेंट क्लास में हैं। टोटल स्टूडेंट आर 30, टोटल स्टूडेंट 30 हैं। देन यू रिप्रेजेंट द सिचुएशन एज ए लीनियर इक्वेशन। इसे लीनियर इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट स्टूडेंट्स इन ग्राउंड बी x। तो ग्राउंड में क्योंकि देर आर सम स्टूडेंट मीन्स x स्टूडेंट, तो हमने उसे x लेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स इन क्लास 10, क्लास में स्टूडेंट बताए गए 10 और टोटल स्टूडेंट हैं 30। तो हम लिख लेते हैं ग्राउंड वाले स्टूडेंट प्लस क्लास वाले स्टूडेंट इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट इन ग्राउंड प्लस स्टूडेंट इन क्लास इक्वल टोटल स्टूडेंट। x + 10 = 30 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, दैट इज द ऑप्शन बी, x + 10 = 30 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके ये 24 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में नाउ, और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।